हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज एक फिर नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी ने एक महासभा दिल्ली में रखा था, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। अभी अभी चंद्रशेखर आजाद जी ऑस्ट्रेलिया और इटली से वापस आए। इसके बारे में वो बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 10 मुल्कों के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इटली में 100 मुल्कों से। क्या ही बड़ी बात। उसके बाद उन्होंने इतनी जोरदार भाषण दी, देते हुए अपने लोगों से कहा जो हमें एकजुटता के साथ लड़ना है, अपने चीजों को लेना है, अपने चीजों के बारे में बात को सही तरीके से उठाना है। ये इस तरह से उन्होंने अपने लोगों को समझाया और बताया कि हर चीज के लिए एकजुटता के साथ खड़े रहो, मतलब एक साथ खड़े रहो, अलग नहीं होना है। अब हम उन्हीं की बयान आपको सुनाना चाहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। आज मेरे कंधों पे, आजाद समाज पार्टी के कंधों पे, भीम आर्मी के कंधों पे, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बना के गए, वो एकता टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे पढ़े लिखे समाज की, हमारे कर्मचारियों की, हमारे अधिकारियों की, हमारे नेताओं की, हमारे विधानसभा सेक्टर बूथ से लेकर जिले, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि जो एकता हमारी बनी है वो टूटनी नहीं चाहिए। दुश्मन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना। अब ये रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी कई कारण हैं। और मैं अपने नेताओं से ये आग्रह करूंगा कि वो आज के बाद कमर कस ले और गांठ बांध ले कि जो प्रयास भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया है हमारी एकता को कमजोर करने का, किसी भी कीमत पे वो एकता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर हैं, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट न हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम उन लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पर अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला जो विषय हमारा है, जिस पे हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग यह है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये नहीं पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार वीडियो को देखिए और जल्द से जल्द बहुत गौर से सुनिए, जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जानबूझ के उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कहता हूं, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको डीएससी के भाई कहा गया है, तो जो हमारा परिवार है, और वीडियो अगर को लाइक उनका 1% आरक्षण भी पॉइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में
आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की, और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं, जब हम मुट्ठी बनकर रहेंगे तो कोई हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता। लेकिन जब जब हम बट जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर वो जो सिक्के होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या नारा दिया? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों, बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी, कपड़ा, मकान से वंचित है, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं ये देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ? जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे, उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुल्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, हॉलैंड में जी रहे हैं, नीदरलैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है
जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है, उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते। उनके लोग उनके पूंजीपतियों के लाखों लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपए का बिल भी बाकी हो तो 10,000 रुपए का बिल भी अगर आप नहीं दोगे तो मुकदमा लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पर सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, डीएससी के जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हों, धानुक समाज के भाई हों और बागड़ी समाज के भाई हों और किसी सैसी समाज के भाई हों, मैं चंद्रशेखर आजाद वचन देके कहता हूं बहुजन समाज के सामने, ये हमारी आपसी बातचीत है। आप दुश्मन के इशारों पे काम मत करो। हम लोग बैठ के अपनी लड़ाई को निपटा लेंगे। हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के, अगर कहीं हमें कुछ डर भी है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या हम लोग समझा नहीं पा रहे, अगर आपको अधिकार मिलता है तो बताओ, हमारे किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या? बताओ, अगर हमारे डीएससी के भाइयों को अधिकार मिलता, बताओ, हाथ उठा के बताओ, तकलीफ है क्या हमें किसी को? ये इतना बड़ा जन समूह गवाही दे रहा है, अगर डीएससी के भाइयों को कुछ मिलता है तो हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं, हम इस सरकार को जानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं। ये देना कुछ नहीं चाहती, ये तो इसको अटका के रखना चाहती हैं। आप ये देख लेना, इन्हीं के कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे गौर करो, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने 20,000 पदों पे घोटाला किया। हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने 6,800 नियुक्ति की लिस्ट जारी की। फिर अपने लोगों को हाईकोर्ट भेज के उस पर रोक लगवा दी। फिर हाईकोर्ट पे फिर हमारे लोग लड़े तो उन्होंने कहा दोबारा लिस्ट जारी करो, इनको अधिकार मिलना चाहिए। तो वोट लेने के लिए हमारे लोगों के सामने कहा कि भाई मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में इनके बैठे जजों ने फिर से उस पर रोक लगा दी। इसलिए हमें इनकी नीयत पे शक होता है। मुझे डर ये भी है, अगर ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो बहुत बड़ा वॉयलेशन होगा ही, 340 का, 341 का, लेकिन ए-बी का। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि कल जो सरकार सत्ता में आएगी वो किसी भी अन्य जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट में उनको शामिल करके आपके पूरे अधिकार को छीन बीन कर सकती है। अगर ये पावर स्टेट को मिल गई, हमें सरकार की मंशा पे सिर्फ शक है। तो आपने देखा इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही, क्योंकि एकजुटता में, एक जगह रहने में बहुत फायदा है। हर एक को साथ रह के काम करना चाहिए। यहाँ तक कि हर लोगों के, हर कास्ट के बारे में भी बताया, जो उन लोगों में जो सबसे कमजोर है, उन लोगों के लिए काम कर, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा, अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो फिर हम इससे बड़ी रैली करेंगे। तो हमारे वीडियो देखते रहिए और अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।